पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए। सबसे पहले थे डोबेराइनर ने अपना कॉन्सेप्ट रखा इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स के थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास नंबर, और ये देखा कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर का सम करके उसका मीन निकाले तो मिडिल एलिमेंट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। लेकिन सारे एलिमेंट्स उस टाइम तक के 30 to 35 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के ही ट्राइड्स बन पाए, लेकिन बाद में कुछ एलिमेंट्स के ट्राइड्स जो थे वो ओबे नहीं कर रहे थे डोबेराइनर के ट्राइड्स को। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट आए न्यूलैंड। उस टाइम तक के 56 एलिमेंट्स नोन थे। न्यूलैंड ने अपना कॉन्सेप्ट रखा ऑक्टेव के फॉर्म में कि हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है, और उन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास नंबर, लेकिन सक्सेस उनको लाइटर एलिमेंट्स में ही मिली अप टू कैल्शियम। उसके बाद ये उनकी फेलवर जो है वो सामने आई। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली साइंटिस्ट को वो थे रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडलीव। ड्यूरेशन था 1869 टू 1872। उस टाइम पे जितने नोन एलिमेंट्स थे एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो वो सारे 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने सक्सेसफुली अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे ही अरेंज किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि कार्ड्स बना लिए थे, हर एक एलिमेंट का एक कार्ड था, जैसे कि ये एक्स एलिमेंट है, ये वाई एलिमेंट है, और सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने उसके ऊपर रख ली थी, जैसे एटॉमिक मास नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास नंबर और साथ साथ में हर एक एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है। ये तो मैं न्यूलैंड ने भी बताया था, लेकिन न्यूलैंड ने क्या किया था कि कह रहा था कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के रिजेंबल होता है, सिमिलर होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 8th है कि 10th है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक डेफिनाइट इंटरवल के बाद में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रिपीट हो रही है। तो उन्होंने इस कार्ड का यूज़ करके अपना पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुली बनाया और 63 एलिमेंट्स को उन्होंने रखा। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने जैसे फॉर्मूलेज बनाए, हाइड्रोजन के साथ में मिलकर हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्साइड्स, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़, इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। उनका लॉ था एक कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन मतलब हो रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पे पीरियोडिक आपको इससे पहले भी बताए थे हमने कि पीरियोडिक मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट होना, और फंक्शन यहाँ पर हो रहा है, फंक्शन का मतलब डिपेंड होना, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पीरियोडिकली वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। किसके साथ में, एटॉमिक मासेस के साथ में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये था मेंडलीव का लॉ, मेंडलीव लॉ। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब कि एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ में रिपीट हो रही है विद देयर एटॉमिक मासेस। देखिए ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसको कैसे पढ़ा जाता है, देखें यहाँ पर दिख रहा है आपको ऊपर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है ना, अप टू ग्रुप 8। तो ये अरेंज कैसे हैं, ये हैं वर्टिकल कॉलम्स, ऐसे सीधे सीधे हैं। ये जो ग्रुप 1 है ये पूरा सीधा आ रहा है। ग्रुप 2 वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स क्या कहते हैं उसको, ग्रुप। और इस तरीके से जो आपको आड़ी लाइंस दिख रही हैं जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, 1 से लेकर आपको ये 12 तक के दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स।
हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स को कहेंगे ग्रुप। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहेंगे? पीरियड्स। तो ऐसे अरेंज हुआ है पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, जैसे हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर यहाँ पे फॉर्मूलेस दिए हैं, देखो R2O, RO, R2O3, जो आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पे देख सकते हैं। तो पहले जो लिखे जाते थे फॉर्मूले, वो इस तरीके से लिखे जाते थे, जो नंबर रहता था वो ऊपर के साइड में। लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, नीचे के साइड में नंबर्स इंडिकेट करते हैं। तो ये R मतलब कि जितने यहाँ पर आपको ग्रुप 1 में दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट, वो ऑक्सीजन के साथ इसी रेशो में फॉर्मूला बनाता है। जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं तो R की जगह H ले लिए तो ये हो जाएगा H2O फॉर्मूला है वाटर का। Li ले लेते हैं, R की जगह Li तो ये हो जाएगा Li2O, लिथियम ऑक्साइड। उसी तरीके से सोडियम ले लेते हैं, सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है कि फॉर्मूले बनते चले जा रहे हैं, जो मतलब उसने अपने पीरियोडिक टेबल में ये बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं। तो ये रिपीट जितनी हो रही है उसने पूरे एक ग्रुप में उठा के रख दिया कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला R2O को फॉलो कर रहा है, मतलब इसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है? सिमिलर हो रही है। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें हम ऑब्जर्व करें। अब यहाँ पर देखें आप कि ये जो कुछ यहाँ दिख रहे हैं ये खाली जगह है, मतलब यहाँ एलिमेंट का नाम सिंबल नहीं है, सिर्फ एक डैश है इक्वल टू 44 है, फिर डैश है इक्वल टू 68 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 100 है। एलिमेंट्स का सिंबल नहीं है, ना नेम है, सिर्फ क्या दिया है? एटॉमिक मास नंबर दिया है। कुछ खाली जगह हमको छूटी हुई नज़र आ रही है। और कुछ एलिमेंट्स के पास में इस तरीके से देखें आप, क्वेश्चन मार्क है। देखिए ट्रियम के पास में, YT के पास में क्वेश्चन मार्क है, इरिबियम ER के पास में क्वेश्चन मार्क है, DI के पास में क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसको ऑब्जर्व करें। और इसी पे से मतलब ये जो मेंडलीव था, इसने क्यों ये ऐसी वैकेंट प्लेसेस छोड़ के रखा है, क्यों क्वेश्चन मार्क है, ये उसकी मेरिट्स है। तो हम आगे देखने वाले हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ देखना है हमको मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि मेंडलीव को इतना सक्सेस जो मिला वो क्यों मिला। मेंडलीव को पता था कि साइंस जो है वो रुकने वाली चीज़ नहीं है, प्रोग्रेसिव है, डे बाय डे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होंगे और कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होना ही होना है। तो उन्होंने क्या चेंजेस किया था? आपने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के पास में क्वेश्चन मार्क थे, उनको वहाँ पे डाउट था कि जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर जो निकला है वो कहीं ना कहीं गलत है। और उन्होंने वो साबित भी किया कि जो बेरिलियम था, बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर 14.09 था, लेकिन जब उन्होंने और उस पर एक्सपेरिमेंट किए तो देखे कि एटॉमिक मास बेरिलियम का 9.4 होता है। तो जिसकी वजह से जो एलिमेंट्स की पोजीशन थी वो चेंज हुई पीरियोडिक टेबल में। पहले बेरिलियम को बोरॉन के बाद रखा जाता था, लेकिन जब करेक्ट वैल्यू पता चली कि एटॉमिक मास बेरिलियम का 9.4 है तो फिर बोरॉन से पहले रखा जाने लगा। तो ये थी उनकी सक्सेस कि एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास वेर रिवाइज्ड, उन्होंने चेंज किया था सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस, और इस वजह से वो एलिमेंट को प्रॉपर प्लेस मिली इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो फिर जब ये प्लेसेस चेंज हुई तो ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? एलिमेंट्स की सिमिलर आने लगी। तो ये था इनकी सक्सेस का रीज़न। तो ये है फर्स्ट। मेंडलीव को सबसे ज़्यादा सक्सेस इस पॉइंट पे मिली कि आपने देखा कि उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली थी, वैकेंट प्लेस थी, और उसकी देखो दूरंदेशी कितनी खतरनाक थी कि उसने देखा कि दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर के बीच में काफ़ी वेरिएशन आ रहा है, काफ़ी फ़र्क आ रहा है। मतलब दो एलिमेंट के बीच में कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होगा ही होगा जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन आगे जाके कोई एलिमेंट दुनिया में ज़रूर है जो डिस्कवर होगा और वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस वजह से उसने जगह को खाली रखा था।
कि मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन, उस टाइम पे जो डिस्कवर नहीं थे, और उसने कुछ एलिमेंट्स के तो नाम भी दे रखा था कि बोरॉन के नीचे, इक्का बोले तो बाद में, तो बोरॉन के नीचे एक खाली जगह रखा था और उसका एटॉमिक मास नंबर भी बता चुका था कि 44 रहेगा। इका एल्यूमिनियम 68, इका सिलिकॉन 72, ये एक जनरल उसने नाम दे दिया था, एल्यूमिनियम के नीचे या फिर उसके बाद में आएगा, सिलिकॉन के बाद में आएगा, इस तरीके से कोई एलिमेंट्स होंगे ज़रूर और उसके पर्टिकुलर एटॉमिक मास नंबर ये रहेंगे, और उनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसने प्रेडिक्ट कर चुका था। और ये सही साबित हुआ, कुछ सालों के बाद में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए जिसका एटॉमिक मास नंबर 44 मिला, जिसका एटॉमिक मास नंबर 68 मिला और 72 मिला। वो एलिमेंट्स थे जैसे कि इका बोरॉन, जो अभी देखा जाता है स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक मास नंबर 68 था, बाद में जब डिस्कवरी हुई वो एलिमेंट की, नेम दिया गया गैलियम, और इका सिलिकॉन को नेम दिया गया जर्मेनियम। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, लेकिन मेंडलीव ने उसके एटॉमिक मास नंबर भी बता चुका था कि ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगी, जो वो सही साबित हुआ और कुछ सालों के बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर्ड भी हुए। तो इस बात पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को इमीडिएटली एक्सेप्ट किया गया। ये था उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न। तो आप पेज नंबर 19 पर अपने टेक्स्ट बुक में 2.4 एक टेबल है, उस टेबल को आप ऑब्जर्व करें तो आपको प्रॉपर्टीज़ एक एग्जाम्पल के साथ में प्रॉपर्टीज़ को मैच करने को मिलेगी। थर्ड मेरिट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, एर्गॉन जब ये डिस्कवर्ड हुई, तो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव के जो रिवाइज्ड एडिशन है पीरियोडिक टेबल का, उसमें लास्ट में एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप को बोला गया ज़ीरो ग्रुप। तो मेंडलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसको कहीं पर भी डिस्टर्ब ना करते हुए लास्ट में एक ग्रुप बना दिए और उसमें नोबल गैसेस को प्लेस कर दिए, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो ये इसके 3 मेरिट्स से आपको ध्यान में रखना है। पहला तो उसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर को रिवाइज करके एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज किया। सेकेंड हमने देखा है कि वैकेंट प्लेसेस जो रखा था उसने वो किया गया, एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और हुए भी और वो सही भी साबित हुआ। और तीसरा हमने मेरिट देखे हैं कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस को लास्ट में एक ग्रुप दे दिया उसने ज़ीरो ग्रुप, और ज़ीरो ग्रुप में नोबल गैसेस को बिना कुछ डिस्टर्बेंस के फिट कर दिया। जहाँ मेंडलीव को सक्सेस मिला वहाँ उसका कुछ डिमेरिट्स भी थे। उसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसमें कहाँ कुछ कन्फ्यूजन था और कहाँ कुछ अनक्लियर थे, कुछ डाउट्स थे, वो सामने आए। कि जैसे आप आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पे देखेंगे, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप देखेंगे कि कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल जिसका एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है 59, और दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर 59 है और उसको सेम प्लेस पे रखा गया है। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन था। द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। दो एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर सेम कैसे हुआ? देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्युइटी मतलब कि कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, ये डाउट क्रिएट हुआ रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस, इनकी सीक्वेंस कैसे होना चाहिए। कुछ तो भी वहाँ पे डाउट है, कुछ तो भी गड़बड़ है इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये था कुछ कन्फ्यूजन कि दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास नंबर सेम है और उसको सेम पोजीशन पे कैसे रखा गया। कहीं ना कहीं ये डाउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। मेंडलीव के टाइम पे आइसोटोप का कॉन्सेप्ट पता नहीं था। आइसोटोप बाद
बाद में डिस्कवर हुए। आइसोटोप मतलब कि सेम एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन कार्बन, जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 भी होता है, 14 भी होता है, तो ये दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। सेम एलिमेंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास नंबर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो मेंडलीव के टाइम पे आइसोटोप नहीं पता थे, लेकिन जब आइसोटोप डिस्कवर हुए तो फिर ये आ गया यहाँ पे, एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स को रखेंगे कहाँ। क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो फिर डिफरेंट प्लेसेस पर हम एक ही एलिमेंट्स को कैसे रखेंगे, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की सेम है, मतलब ये कार्बन को 2 पोजीशन देना पड़ेगा, एक 12 पर भी, एक 14 पर भी। फिर हाइड्रोजन को 3 पीरियोडिक टेबल में 3 पोजीशन आएगी, 1 2 3। तो ये एक डाउट क्लियर वहाँ पे समझ में आ गया, एक डाउट क्रिएट हो गया कि अब ये आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए। आइसोटोप वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, उसके कई टाइम के बाद में आइसोटोप डिस्कवर्ड हुए। एज आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। A challenge was posed in placing them in Mendeleev periodic table। तो समझ में आ रहा है कि एक ही एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशंस कैसे देंगे, और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। तो ये इसका था ड्रॉबैक, डिमेरिट्स। थर्ड डिमेरिट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का कि जो एटॉमिक मासेस हैं वो रेगुलर नहीं थे। अरेंज तो किया था उसने ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं थे। मतलब 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर के बीच में काफ़ी गैप आ रहा था। तो उसने कहीं कुछ जगह पे तो वैकेंट प्लेसेस रखा था, लेकिन कुछ जगह पर नहीं रखा था। तो ये देखकर प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में एक एलिमेंट आएगा, लेकिन एक आएगा क्या उससे ज़्यादा आ सकते हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। When elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass do not appear to be uniform। वो एक यूनिफॉर्म एक जैसे तरतीब में नहीं थे, उनमें बीच में गैप आ रहा था। It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between 2 heavy elements। 2 एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स वहाँ पर डिस्कवर हो सकते हैं, ये हम देखकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये था मेंडलीव का ड्रॉबैक। फोर्थ डिमेरिट है मेंडलीव का पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। खैर ये तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक के भी फिक्स नहीं हो पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। तो उस टाइम पर भी यही कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि हाइड्रोजन जो है, सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हैलोजेंस को, जैसे क्लोरीन है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हमेशा हम Cl2 लिखते हैं, Br2 लिखते हैं, I2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन भी उसी की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, H2। मतलब हैलोजन की प्रॉपर्टीज़ और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नियर अबाउट क्या आ रही हैं, यहाँ पर सेम आ रही है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो हैलोजेंस हैं, ये हैलोजेंस कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सेम वे वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की, वो अल्कली मेटल जैसे भी हैं। मतलब अल्कली मेटल्स यहाँ पे आ गए, सोडियम, पोटेशियम, तो ये हैं अल्कली मेटल्स। और ये अल्कली मेटल की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? ये है ग्रुप 1 पे। तो फिर ये आपने इससे पहले भी हमने इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था R2O। ये फार्मूले में पुट हो रहा था, मतलब N2O, K2O और हाइड्रोजन H2O, ये फार्मूलेज बन रहे थे ना। तो इस वजह से इसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। तो फिर अब यहाँ पर ये हैलोजन जैसी प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है,
और अल्कली मेटल ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है। तो फिर हाइड्रोजन को रखा जाए तो कहाँ रखा जाए, ग्रुप 17 में रखा जाए या फिर ग्रुप 1 में रखा जाए। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये थी मेंडलीव के डीमेरिट्स।